ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा और 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट। आई बात समझ में? अब तुमको क्या करना है, केवीएल लगाना है। तो लेट अस से यू आर मूविंग इन द लूप लाइक दिस, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज हियर, तो 120 वोल्ट पोटेंशियल गेन माइनस 10 आर, ठीक है। फिर potential drop of 10 into 1 and potential drop of EMF, that is 100. This should be equal to 0. ये टोटल 110 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 10R इज इक्वल टू 10, R शुड बी 1 ओम। आगे समझ में? चलिए अब एस सी वर्मा के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। The capacitor is charged and disconnected from the charging source. The capacitor is slowly discharged through a dielectric. Show that the time constant for the discharge is independent of all geometrical parameters like the plate area or the separation between the plates. Find this time constant. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया तुमको कि नहीं? तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक थिन, ठीक है, लेट्स से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, इनके बीच का डिस्टेंस है d, दिख रहा है?
अच्छा सॉरी, बहुत नीचे ड्रॉप, तो लेट मी शिफ्ट इट अपवर्ड। और तुमने इन दोनों प्लेट्स को पहले तो चार्ज किया यूजिंग सम काइंड ऑफ इंटर एक्सटर्नल अरेंजमेंट। तो तुमने इसको कुछ चार्ज किया होगा, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है ना। तो तुमने इसको कुछ चार्ज किया, लेट से वी नॉट से, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या किया तुमने, इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जैसे डिस्कनेक्ट करोगे, तो इस पे जो चार्ज था वो चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा थ्रू दी डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, इसकी रेजिस्टिविटी है। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। आ रही बात समझ में? करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो करने लगेगा। ये बात समझ में आई? So this is equivalent to a RC circuit which is discharging. Is it clear? तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, है ना, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये मेरा कैपेसिटर है और ये मेरा रेजिस्टर है, ठीक है ना। और इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? RC के बराबर आता है ना। बट इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसी के अंदर ही एम्बेडेड है ये। तो रेजिस्टेंस इज आल्सो ऑफर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक। So your current will flow like this. यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। आ रही बात समझ में? एंड इन दिस प्रोसेस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय this layer of dielectric will act as this resistor R। इसकी कैपेसिटेंस C है। तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है ना। एंड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L, है ना। डिस्टेंस कितना है? दैट इज द लेंथ ऑफ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जब तुम टाइम कांस्टेंट निकालोगे RC, तो तुम क्या लिखोगे? रो D by A टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A by D। तो D से D कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया। अब इसका शेप कुछ भी हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, आर्बिट्रेरी शेप हो, इट डज नॉट मैटर, इट इज K रो एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर टाइम कांस्टेंट। समझ में आ गया अनुष्क? Yes, sir. चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 to 6।
निशित निशिता सुधीर। सर ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का 6th क्वेश्चन। 6 and 16 ना? हाँ। ओके बेटा। अच्छा, मैंने तुम लोगों के लिए एक अलग से डाउट्स का चैनल बनाया है, बट वो व्हाट्सएप पे नहीं है, वो टेलीग्राम पे है। ठीक है, तो उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना और वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। So resistor of resistance R is connected to an ideal battery. If the value of R is decreased, the power dissipated in the resistor will. रजिस्टर में कितना पावर होगा वो पूछ रहे हैं। ठीक है, आइडियल बैटरी है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो पावर डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका ईएमएफ वी के बराबर होगा और रेजिस्टर आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज वी। तो अगर पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर इज गिवन बाय वी स्क्वायर आर। आर डिक्रीज करोगे तो पी इंक्रीज नहीं करेगा। आगे बेटा समझ में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16। Consider a capacitor charging unit. Let Q1 be the charge given to the capacitor in a time interval of 10 milliseconds. And Q2 be the charge given in the next time interval of 10 milliseconds. Let 10 microcoulomb charge be deposited in the time interval of T1. And the next 10 microcoulomb charge is deposited in the time interval T2. Okay. So ये basically ना, it is asking you to understand this graph of charging of a capacitor. ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर अगर तुमको याद हो तो हमने किया था। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा आया था? ऐसा कुछ ग्राफ था।
ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। ठीक है, कितना चार्ज गिवन है? 10 मिली सेकेंड में कितना चार्ज दिया है। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिली सेकेंड लेटेस्ट से यहाँ पे है। सपोज करो ये 10 मिली सेकेंड है, और इसके बाद में नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड इधर है। समझ में आ रहा है? तो अगर हाँ सर। तुम इस 10 मिली सेकेंड में अगर देखोगी तो कितना चार्ज बिल्ड हुआ होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? और नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड में अगर तुम देखोगी तो तुम्हारा चार्ज कितना डेवलप हुआ होगा? कितना? आ रही है बात समझ में? तो दिस इज 10 मिली सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो 10 मिली सेकेंड। तो ये चार्ज Q1 बिल्ड हुआ, ये चार्ज Q2 बिल्ड हुआ। आ रही है बात समझ में? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा बड़ा है? Q1 इज मोर देन Q2 बिकॉज यू नो इनिशियली चार्जिंग का रेट ज़्यादा होता है, तो सेम टाइम में ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा। ठीक है ना? दिस इज वन वे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप ये आ गया। सेकंड, तुमको अब क्या बोला हुआ है कि तुमने सेम चार्ज क्यों डिपॉजिट किया, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। आया समझ में? तो ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम है लेटेस्ट से। ठीक है ना? ये चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम है, और ये नेक्स्ट 10 माइक्रोकूलम है। तो किस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा वो तुम्हें निकालना है। किसमें लग रहा है टाइम ज़्यादा? ये टाइम ज़्यादा है या ये टाइम ज़्यादा है? ये T1 है और ये T2 है, तो T2 इज मोर देन T1। आगे समझ में? हाँ सर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Q1 is greater than Q2 and T2 is greater than T1.